नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल हमारा मध्य प्रदेश में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो देखिए, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। अगर अंग्रेजी में हम देखें कि सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल हमारा कहलाता है साइटोलॉजी, जिसे हम कोशिका विज्ञान के नाम से हिंदी में जानते हैं। ये देखिए, एक सेल का एक छोटा सा चित्र आपके लिए डाला हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे कोशिका क्या होती है। तो कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ सेल हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम कोशिका का इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन। जो सेल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से लिया गया है। सेल्यूला एक शब्द है जो कि लैटिन भाषा का है, उससे एक शब्द बना है जिसका जो है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं, अंग्रेजी में सेल बोला जाता है, इसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। जो ये सेल है इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अब छोटा सा कमरा कहने के पीछे क्या उद्देश्य होगा इसका, ये हमें समझ आता है। जैसे कि आप एक ये सेल, जो नीचे एक फ़ोटो आप देख रहे हैं कोशिका का, इसमें देखिए चारों तरफ बाउंड्री है और इस छोटे से कमरे की तरह ये लग रहा है। और ये सारे जो जितने भी कंपोनेंट हैं, जो जो भी अंग हैं इसके, ये इसके अंदर सारे बने हुए हैं। तो एक फैक्ट कह सकते हैं कि सेल को छोटा सा कमरा क्यों कहा गया, कोशिका को छोटा सा कमरा क्यों कहा गया। तो पहली लाइन में हमने देखा कि सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। हमारा शरीर जो है, मानव शरीर जो है वो 5 अरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो मानव शरीर है वो 5 अरब से भी ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है। हमारा शरीर जैसा भी बाहर से दिखता है ना, और जैसा भी अंदर से है, वो किसके द्वारा बना हुआ है, कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी होती है। कोशिका को हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्रियात्मक इकाई मतलब सारे जितने भी काम हम दिन भर में करते हैं उनमें किसी न किसी तरीके से कोशिका रिलेट होती है, क्योंकि हमारा सारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आपको समझ में आया होगा कि कोशिका का इंट्रोडक्शन क्या है, कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो देखा कि सेल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और हमारा शरीर 5 अरब से भी ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है। ये एक कोशिका का चित्र है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हिंदी में हम इसे पढ़ने वाले हैं आगे, ये इंग्लिश में चित्र है ना, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, खोजकर्ता कौन थे, कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, किन्होंने कोशिका की खोज की। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक का नाम सामने आता है, जिन्होंने 1665 में कार्क मतलब मृत पेड़ की एक छाल होती है जिसे कार्क कहा जाता है, को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। सूक्ष्मदर्शी उस समय डेवलप था, जिस पर जो हमारे रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में कार्क मतलब मृत पेड़ की छाल पर इस कार्क को रखा सूक्ष्मदर्शी में और देखा। उन्हें मृत पेड़ की छाल पे मधुमक्खी के छत्ते के समान षटकोणीय संरचना नजर आई। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो किस पर की थी, तो वो कार्क पर की थी, जो कि एक मृत पेड़ की छाल थी। ठीक है, उन्हें उस मृत पेड़ की छाल में मधुमक्खी के छत्ते के समान षटकोणीय आकृति नजर आई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या उन्हें नजर आया था, तो षटकोणीय आकृति या षटकोणीय संरचना उन्हें नजर आई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कौन सी कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। और क्या उन्होंने देखा था, उन्होंने मृत पेड़ की छाल जिसे कार्क कहा जाता है उसमें षटकोणीय संरचना उन्हें नजर आई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। रॉबर्ट हुक ने जो ये कार्क को जो सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसमें जो उन्हें नज़र आया, उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उसको दिखाया था। ये जो चित्र आप पहला वाला देख रहे हैं, छत्ते के समान जो आकृति दिख रही है, ये आकृति उन्हीं की बुक माइक्रोग्राफिया से ली गई है। ये माइक्रोग्राफिया में ऐसा चित्र उन्होंने शो किया है कि कार्क, जब उन्होंने कार्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति, मतलब ये जो पहली वाली आकृति आप देख रहे हैं, ये उन्हें दिखाई दी थी। ठीक है, ये कार्क टिश्यू जब उन्होंने देखा था तो ये उन्हें नज़र आया था। ये सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान नज़र आया था। तो ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की 1665 में। आगे आते हैं, एक और दूसरे वैज्ञानिक हमारे हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे वो भी समकालीन थे
किनके, रॉबर्ट हुक के समकालीन थे। लेकिन जो रूबेन हॉक थे उन्होंने पढ़ रखी थी पुस्तक किसकी, माइक्रोग्राफिया। एक दिन ऐसा था, मतलब कहा जाता है, ऐसे एक स्टोरी बनाई जाती है कि रॉबर्ट हुक एक बार बरसात में अपने घर पर बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे जो कि माइक्रोग्राफिया थी, जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। तो ल्यूवेन हॉक ने वो पुस्तक पढ़ी और उस समय बारिश हो रही थी। तो बारिश में जो पानी उनके घर के सामने किसी गड्ढे में एकत्र हुआ था, उसको इन्होंने उठाया और ले जाकर सूक्ष्मदर्शी में रख कर देखा। तो उन्हें बहुत ही सूक्ष्म जीव दिखाई दिए जिन्हें वो आँखों से, मतलब खुली आँखों से नहीं देख सकते थे, विदाउट सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने जल में जीवित सूक्ष्म जीवों को देखा और इसलिए उन्हें जीवित कोशिका के खोजकर्ता कहा जाता था। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने 1674 में ये खोज की थी, जबकि हमने वहीं पर देखा कि ल्यूवेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की और रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसमें, कार्क सेल में। ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान मतलब कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ऐसे विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अच्छा देखिए, स्टोरी मैंने बता दी कि एक दिन उन्होंने बारिश रुकने पर एक गड्ढे में कुछ पानी इकट्ठा किया जिसमें बड़े बड़े ही छोटे छोटे जलचरों को तैरते फिरते पाया, इतने छोटे कि मनुष्य की आंखें बगैर किसी सहायता से उन्हें नहीं देख सकती थी। तो इस तरीके से इन्होंने जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और प्याज की कोशिका पर इन्होंने अध्ययन किया था और दांतों की कोशिका पर सर्वप्रथम इन्होंने अध्ययन किया था। ये थे हमारे ल्यूवेन हॉक। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कोशिका सिद्धांत आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी के लिए दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक आता है स्वीडन और स्वान। तो स्वीडन और स्वान ने हमें बताया कि सेल थ्योरी क्या थी। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना होता है, इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया, ये दिया हमारे थियोडोर स्वान और मिथियास स्वीडन ने। इन्हें स्वीडन और स्वान का सिद्धांत कहा जाता है या कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना होता है, इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये कोशिका सिद्धांत होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 to 39 में स्वीडन, 1838 और 1839 में स्वान और स्वीडन ने किया था, है ना। ये दोनों, ये अपने स्वीडन है, ये हमारे स्वान भाई साहब है, इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उन्होंने ये बता दिया कि जीवों का जो शरीर होता है, सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना होता है, पर इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया था कि कोशिका का, नई कोशिकाओं का निर्माण किस तरीके से होता है। तो एक अलग वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रोनाल्ड विंचो। रोनाल्ड विंचो ने 1855 में विचार रखा कि कोशिका सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है। तो ये ध्यान देंगे कि रॉबर्ट विंचो ने हमें बताया था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। कोशिका उसके कोशिका विभाजन से उत्पन्न होती है। 1855 में किसने बताया, ये रॉबर्ट विंचो ने बताया। और अगर पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वीडन और स्वान ने दिया 38 to 39 में। ठीक है, और उनका सिद्धांत क्या है, तो सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना होता है, यही से कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए जीव द्रव्य क्या होता है। हम कोशिका के धीरे धीरे कंपोनेंट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, तो जीव द्रव्य क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जीव द्रव्य क्या होता है। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। एक मतलब गिलगिला सा पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी द्वारा होती हैं। जो जीव जितनी भी जैविक क्रियाएं करता है वो जीव द्रव्य के द्वारा ही करता है ना। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका के किस अंग को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, भौतिक आधार किस अंग को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, हमारे जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकुंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की, ये पुरकुंजे ने की थी। पुरकुंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में, पुरकुंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में जीव द्रव्य की खोज की थी और उनका नामकरण किया था। देखो जीव द्रव्य जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म,
और एक होता है केंद्रक द्रव्य जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव्य। यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रखा रहता है। ये जो आप कोशिका झिल्ली देख रहे हो, ये जो लाइनिंग जा रही है, ये कोशिका हमारी झिल्ली है, और ये जो हमारा बीच में गोल गोल है, ये हमारा केंद्रक है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बीच में ये जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम बोलेंगे क्या, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका का द्रव्य है। ठीक है, और केंद्रक द्रव्य क्या होता है, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। ये जो केंद्रक के अंदर जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये केंद्रक द्रव्य है, जो केंद्रक के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके मतलब कोशिका के अंदर जो होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। पुरकुंजी ने इसकी खोज की थी 1839 में। और जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कोशिका के बारे में। जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे पूछे कि जीवित लोगों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका बोले तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी या बड़ी कोशिका कहें तो तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरॉन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारा है क्या, तंत्रिका तंत्र, जो सबसे बड़ी और लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा अंडाणु। अगर मानवों में कहें कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो वह है हमारी मादा अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नर शुक्राणु होता है। ठीक है, नर शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है। आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है ना। कोशिका के प्रकार होते हैं यूकारियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होती है वो अविकसित कोशिका होती है। अविकसित मतलब इसमें डिफरेंस मैं आपको पीछे बताने वाला हूँ, आप सिर्फ देख लीजिए। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो, प्रीकैरियोटिक ये प्रारंभिक अवस्था की कोशिका है, मतलब शुरुआती अवस्था में प्रीकैरियोटिक कोशिकाएँ थी। फिर जब ये विकसित हुई तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, या मतलब यूकैरियोटिक कोशिका बन जाती है। देखो, प्रीकैरियोटिक जो होती है वो अविकसित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इस कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। हिस्टीन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें हिस्टीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और उदाहरण के लिए इसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया आता है। इसमें पादप और जंतु कोशिका आते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखते हैं कोशिका के अंग क्या होते हैं ना। कोशिका के अंग, कोशिका भित्ति। सबसे पहला कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है। पादप कोशिका मतलब कि पौधों की जो कोशिका होती है उसमें ये पाई जाती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। पादप मतलब कि पौधों की कोशिकाओं में सेल्यूलोज मतलब सेल वॉल पाया जाता है, जो बना होता है सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब होता है कि सभी चीज़ों को अंदर जाने देती है। जैसे कि आप देखेंगे जो पेड़ की छाल होती है वो कोई भी चीज़ को रोकती नहीं है। वो चाहे तो कोई मतलब चाहे वो वायु हो, धूल हो, डस्ट हो, सारी उसके अंदर चली जाती है। वो किसी भी चीज़ को रोकने में असमर्थ होती है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं पारगम्य। पारगम्य ऐसी चीज़ जो सभी चीज़ों को अंदर जाने दे। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, सभी चीज़ों को अंदर जाने देती होती है। ठीक है, तो यह कठोर और मृत होती है। और कैसी होती है ये कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है और मृत होती है, मतलब मरी हुई होती है, इसमें कोई जान नहीं होती है ना। तो आया होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है।
कोशिका भित्ति की बात करें तो वो सिर्फ केवल पादपों में पाई जाती है, मतलब पौधों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर होते हैं, इसी के अंदर सभी अंग होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब चित्र में सामने आएगा तो कौन सी कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग होते हैं, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, और जितने भी अंग होते हैं कोशिका के वो इसी के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिडस, जिसे हम वसा, एक प्रकार की वसा होती है लिपिडस की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिडस की बनी होती है, बल्कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह अर्ध पारगम्य होती है। ये जो थी ये पारगम्य थी, मतलब सभी चीज़ों को अंदर आने देती थी, और यह अर्ध पारगम्य होती है, मतलब कम ही चीज़ों को अंदर आने देती है। जैसे आप देखते हो आपकी बॉडी से पसीना बाहर जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ आपके अंदर आ नहीं सकती, मतलब जो वेस्टेज है वो बाहर निकाल सकती है, लेकिन बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। अर्धगामी मतलब काम की चीज़ों को अंदर आने देगी, नहीं तो नहीं आने देगी। तो ये कोशिका झिल्ली का स्वभाव होता है। तो हमें यहाँ से याद क्या रखना है कि कोशिका भित्ति जो है वो पादपों में पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है और पारगम्य होती है और कठोर एवं मित्य होती है कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली देखें तो ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। इसके जितने भी अंग होते हैं कोशिका के वो उसी के अंदर होते हैं, और ये प्रोटीन और लिप्टस नामक वसा से बनी होती है और अर्ध पारगम्य ये होती है। आई होप समझ में आया होगा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या होती है। आगे देखते हैं हम माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है। माइक्रोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा 10th में, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है कि कोशिका मतलब हमारे शरीर का ऊर्जा गृह क्या है, पावर हाउस क्या कहलाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है ना। शक्ति केंद्र, कोशिका का पावर हाउस या हमारे शरीर का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, हम सबसे पहले देखते हैं ये कौन है। हमारे रिचर्ड अल्टमैन ने इनकी खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की 1886 में, 1886 में इसकी खोज की किसने? रिचर्ड अल्टमान ने इसकी खोज की थी। रिचर्ड अल्टमान ने 1886 में कोशिका की खोज माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसने इसे कोशिका नहीं कहा था, इसने इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, इसे कहा था बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, तो अल्टमान ने जो माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज तो की थी, लेकिन उसने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन जो बेंडा नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेंडा ने इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, तो यह कोशिका का श्वसन स्तर है। कोशिका कहाँ पर श्वसन करती है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है। कोशिका कहाँ श्वसन करती है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन करती है, मतलब ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है। श्वसन मतलब कि सांस लेना देना, है ना। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया में हमारा ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक आया और उसका ऑक्सीकरण हुआ तो ऊर्जा मुक्त हुई, तो ऊर्जा इससे हमें प्राप्त होती है। इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर ग्रह कहा जाता है। कोशिका का पावर ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोशिका श्वसन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। जब ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ आते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में ऊर्जा मुक्त होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को शक्ति ऊर्जा कोशिका का शक्ति ग्रह या शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। कोशिका का इंजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को चलाने के लिए, कोशिका का इंजन भी इसे कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया विघटन द्वारा विभाजित होता है। अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया किस द्वारा विभाजित होता है? विघटन द्वारा। मतलब जब कोशिका विभाजन होगा तो इसका विघटन होगा और ये विभाजित होकर मतलब विभाजित होना टूट जाता है। विखंडन द्वारा ये विभाजित होता है। इस अर्ध स्वायत्त कोशिका भी बोला जाता है। इसे अर्ध स्वायत्त कोशिका मतलब आधी कोशिका बोला जाता है, क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। इसके पास अपना स्वयं का डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो ये केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा आप कहो तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। हम पढ़े माइक्रोकॉन्ड्रिया तो हमने पढ़ ही लिया है, हरित लवक अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं और केंद्रक अभी हम पढ़ेंगे। तो डीएनए जो होता है याद रखेंगे कि केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। तो ये था हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसकी खोज की थी अल्टमान ने 1886 में, लेकिन नाम दिया था इसे बायोप्लास्ट। फिर इसे बेंडा ने माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा। बाकी और डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी है। आई होप समझ में आया होगा। ये आगे आ जाते हैं। ये देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए मैंने ये चित्र आपको बताया है, ये बीच में भी डालना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। देखो ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये है हमारी कोशिका
झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर मैंने बताया था कि सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ये जितने भी कॉम्पोनेंट आप देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। और ये हमारा जो गोल गोल जो एक क्या बोलते हैं, राजमे के दाने की तरह आकृति आपको दिख रही है, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। और भी सारे चित्र मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे, जो भी पढ़ाता जाऊंगा। आगे आ जाइए। देखो गोल्जी काय क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, देखें गोल्जी बॉडी के बारे में जान लेते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी, इसी के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की, जो कि इटली के एक वैज्ञानिक थे। 1857 में की, जब हमारे यहाँ क्रांति चल रही थी, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब गोल्जी बॉडी ने इटली में इसकी खोज कर दी थी, गोल्जी काय की, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। तो गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर प्रोटीन एवं ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन और ऊर्जा है उसे पूरी कोशिका तक पहुंचाना, इसका मेन कार्य होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ को लाइसोसोम में इकट्ठा करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे, उनको लाइसोसोम में इकट्ठा कर देती है। उपनाम इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन बोलते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोटीन और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, इसलिए कोशिका का यातायात प्रबंधक इसे कहा जाता है। और यह बिखरे हुए प्रोटीन को बांधने का कार्य करती है, इसलिए इसे कोशिका की माँ भी कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका की माँ और कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो वो गोल्जी काय को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। प्रोटीन और ऊर्जा को पूरी कोशिका में फैलाने का काम करती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो हम गोल्जी काय देख चुके हैं, गोल्जी काय क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए गोल्जी काय मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें चित्र में कहाँ पर है गोल्जी काय हमारा। गोल्जी ये लिखा हुआ है गोल्जी, हाँ, एपरेटस लिखा हुआ है, ये जो ये हमारा गोल्जी काय कहलाता है। ये क्या करता है, हमने अभी देखा कि प्रोटीन को बांधने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन की माँ कहा जाता है ना। और भी हमने बहुत सी चीज़ें इसके बारे में जानी है, जैसे कि ये देखिए, इसकी खोज गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इटली के वैज्ञानिक थे, 1857 में इसकी खोज की थी। प्रोटीन और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहलाता है, कोशिका की माँ और ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। और ये रहा हमारा गोल्जी काय, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये जो गुलाबी रंग की चीज़ जो आपको दिख रही है, ये गोल्जी काय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गोल्जी काय के बाद देखते हैं हमारा लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम भी एक कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, लाइसोसोम। तो इसकी खोज की थी डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया होता है, जो अपने आप में सबको घोल लेता है। जितने भी बैक्टीरिया बाहर से आपकी बॉडीज़ में आते हैं जो कि हानिकारक हैं आपकी बॉडी के लिए, तो उन सबको जो गोल्जी काय है वो इकट्ठा करता है और लाइसोसोम में लेकर जाता है। मैंने अभी इससे पहले बताया, आपने वो लाइन पे गौर किया हो नहीं किया हो, ये देखिए, गोल्जी काय अपशिष्ट पदार्थ को लाइसोसोम में इकट्ठा करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिसमैन है, ये जितने भी बाहर से आए अपशिष्ट पदार्थ या बैक्टीरिया हैं उनको एकत्र करता है और लाइसोसोम में लेके जाता है। लाइसोसोम देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा लाइसोसोम, ये हमारे लाइसोसोम है, छोटे छोटे से लाइसोसोम आप देख सकते हैं। ये क्या करेगा, गोल्जी काय करेगा कि जितने भी बैक्टीरिया आए हैं उनको इकट्ठ करेगा और ये लाइसोसोम में लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाता है लाइसोसोम में, क्योंकि उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है, जो अपने आप में सबको घोल लेता है, मतलब सारे बैक्टीरिया को इकट्ठा करके उन्हें मार देता है ना। ये सूक्ष्म गोल एकरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है, जैसे कि आपको दिखाया, ये एक थैली जैसी रचना होती है, गोल होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा या गोल्जी काय में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में होता है। किस विधि द्वारा, संवेष्टन विधि द्वारा होता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको मार डालने का काम करता है। और कोशिका का परमाणु बम भी होता है, क्योंकि ये स्वयं भी जब फटता है तो 2-4 को लेकर ही निपट जाता है। तो ये परमाणु बम भी है कोशिका का, याद रखेंगे। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मचारी, आत्महत्या की थैली, कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है।
एक कोशिका में टूटे फूटे अंग और को बाहर से आए अपशिष्ट पदार्थ और बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने का कार्य करता है। कोशिका का अगर कोई अंग टूट फूट जाता है या काम लायक नहीं रहता तो उसको भी नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल जो होता है इसका फुल फॉर्म, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। तो आपने पढ़ा लाइसोसोम की खोज की डी डुवे ने। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है जो अपने आप में सबको घोल लेता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी, आत्महत्या की थैली और कोशिका का परमाणु बम बोला जाता है। और मैंने आपको लाइसोसोम दिखाई दिया कि कैसा होता है। ये है हमारा लाइसोसोम। एक बार और दिखा देता हूँ। ये गोल आकृति जो आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम है। गोल्जिकाएँ जितने भी प्रोटीन्स और को बांधती है और जितने अपशिष्ट पदार्थ बाहर से आए हैं उनको बांधती है और लाइसोसोम के पास लेकर जाती है और लाइसोसोम उन सबको उड़ा देता है भूम कर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आता है तारक काय। क्या होता है तारक काय? मतलब होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम मैं आपको पहले चित्र में दिखा दूँ। सेंट्रोसोम 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 सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम हमारा। सेंट्रोसोम कहाँ पर है? सेंट्रोसोम। ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये सेंट्रोसोम है हमारी। ये जो आकृति है ये सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, ये सेंट्रोसोम है हमारा। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं हम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो इसने की है बोबेरी ने की। इसने की बोबेरी ने। ठीक है, बोबेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। तारक काय के अंदर एक और दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अब सेंट्रियोल कहाँ पर है? हम सेंट्रियोल देखते हैं। ये जो है हमारा सेंट्रियोल, ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रियोल है ना। तो इसके ऊपर एक रचना होती है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? तारक काय के अंदर एक और दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं। तारक काय केंद्रक के बाहरी भाग में उपस्थित होता है। ये देखिए ये केंद्रक है हमारा, ये केंद्रक है। इसके बाहरी भाग में ये हमारा सेंट्रीसोम सोम यहाँ पर है, सेंट्रोसोम यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, इससे यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन, जब भी कोई नई कोशिका बननी होती है तो कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो तारक का या सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन में। यकृत में सर्वाधिक होता है क्योंकि आपने सुना होगा यकृत का अगर डैमेज भी हो जाए तो वो अपने आप को स्वतः निर्माण कर लेता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तारक काय पाया जाता है या सेंट्रोसोम सर्वाधिक पाया जाता है। और मस्तिष्क में आपने सोचा होगा कि मस्तिष्क की अगर कोई भी कोशिका डैमेज होती है तो उसे निर्माण होने में बहुत ही कम निर्माण हो पाती है, इसलिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तारक काय बहुत कम पाया जाता है और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम भी हमने देखा जंतु कोशिका में और तारक काय भी जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया होगा लाइसोसोम क्या, सेंट्रोसोम क्या होता है हमारा, तारक काय क्या होता है। मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कि तारक काय हमारा ये है, ये हमारा तारक काय कहलाता है जो कि केंद्रक के आसपास ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बोबेरी ने इसकी खोज की थी। आगे आ जाते हैं, हमारा है अंतः प्रादप्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER क्या होता है? तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रादप्त जालिका मैं आपको पहले चित्र में दिखा देता हूँ। अंतः प्रादप्त जालिका या एंडोप्लाज्म, ये जो आप आकृति देख रहे हैं केंद्रक के बाहर, ये जो गोल गोल आकृति आपको दिख रही है जालीनुमा, ये हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती है क्या? हाँ, अंतः प्रादप्त जालिका, या आप उसे बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज की थी पोर्टर ने इसकी खोज की थी। यह केंद्रक के आवरण का निर्माण करती है। देखिए केंद्रक के आसपास होती है, उसके घेरे का निर्माण करती है, इसलिए इसे केंद्रक का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो केंद्रक का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो अंतः प्रादप्त जालिका को केंद्रक का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का आंतरिक कंकाल और केंद्रक का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो अंतः प्रादप्त जालिका को कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी चिकनी, इसे SER बोलते हैं, और एक होती है खुरदुरी, जिसे RER बोलते हैं। ठीक है, और जो SER है वो वसा का निर्माण करती है एवं वसा से बनी होती है और यह केंद्रक से दूर होती है। केंद्रक से जो दूर होगी वो SER होगी, चिकनी वाली होगी। खुरदुरी जो RER होती है केंद्रक के पास होती है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंतः प्रादप्त जालिका है। जो दूर वाली है वो रफ वाली है। ठीक है, जो दूर वाली रफ वाली जो है वो पास वाली होना चाहिए। हाँ ठीक है,
रफ वाली जो है वो पास वाली है ना, ये जो पास आपको दिख रही है रफ वाली, और ये जो दूर आपको ये दिख रहे हैं ये स्मूथ वाली है ना। ये उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली पास होती है और ये जो दूर वाली है वो स्मूथ वाली दूर होती है। और इसमें ये जो दाने आप दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं क्या, राइसोसोम है ना। राइसोसोम हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ये जो आप छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ये राइसोसोम है, ये देखो राइसोसोम हमें दिख रहा है, ठीक है, ये राइसोसोम है हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है तो वो होता है राइबोसोम, ठीक है। कोशिका द्रव्य में या ई में आर में पाया जाता है, मतलब रफ वाली जो कोशिका होती है, मतलब खुरदुरी वाली जो होती है अंतःप्रादप्य जालिका, उसमें ये पाया जाता है, मैंने आपको दिखाया भी था। प्रोटीन निर्माण का काम करता है, तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। इसका संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करेगा क्योंकि इसमें आरएनए पाया जाता है। याद रखेंगे राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोला जाता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है इसलिए इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S यू के। प्रीकैरियोटिक में जो पाया जाता है हमने पहले बताया था कि 70S प्रकार का पाया जाता है राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये था हमारा राइबोसोम, ठीक है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ राइबोसोम कहाँ होता है। ये हमारा राइबोसोम ये देखिए छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम हैं। ये प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, इसलिए हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी इनको बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब देखते हैं रिक्तिका क्या होती है। रिक्तिका ये पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग होती है। जंतु कोशिका में नहीं, ये पादप कोशिका, पादप मतलब कि पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा अंग होती है रिक्तिका। यह कोशिका का खाली भाग होती है, इसलिए इसे कोशिका की जेब भी कहा जाता है। कोशिका की जेब किसे कहा जाता है, तो रिक्तिका को कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका का खाली भाग होती है। इसमें संचित भोजन होता है, इसमें क्या भोजन संचित होता है, जो भोजन आपकी आवश्यकता के बाद एक्स्ट्रा जो होता है, जो बच जाता है, वो कहाँ संचित होता है, वो होता है हमारा रिक्तिका में संचित होता है। देखिए अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से ये संचित होता है। जैसे जंतुओं में ग्लाइकोजन के तौर पे यकृत में सर्वाधिक संचित होता है। अगर जंतुओं की बात करें तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में संचित होता है। पौधों में स्टार्च के फॉर्म में जड़ों में संचित होता है, और कीड़ों मकोड़ों में काइटिन के फॉर्म में बाहरी परतों पर संचित होता है। तो यह रिक्तिका था, जो खाली स्थान जो कि हमारे भोजन को, अतिरिक्त भोजन को संचित करके रखता है। मैं अब ये आपको रिक्तिका दिखा देता हूँ। रिक्तिका ये रहा हमारा, ये जो खाली भाग आप देख रहे हो इसे हम वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल बोलेंगे इंग्लिश में। और ये वैक्यूल ये खाली भाग है जिसमें भोजन संचित रहता है, संचित भोजन रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लवक देखते हैं। लवक आपने पहले भी सुना होगा, हरित लवक तो आपने सुना ही होगा। तो देखिए हैकेल ने लवक की खोज की, हैकेल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी, और सिम्पर ने इसको लवक नाम दिया। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसको लवक नाम दिया था। और लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णी लवक जिसे हम बोलते हैं क्लोरोमोप्लास्ट बोलते हैं। फल एवं पत्ती को रंग देता है, ये वर्णी लवक होता है जो फल और पत्ती को रंग देता है। एक होता है अवर्णी लवक, जो यह पौधों को पारदर्शिता, ये सफ़ेद रंग प्रदान करता है, ठीक है, पौधों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है अवर्णी लवक। वर्णी लवक फल और पत्तियों को रंग देता है। और हरित लवक जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह पौधों के प्रकाश वाले भाग में अर्थात पत्ती और तनों में पाया जाता है। जहाँ पर पौधों को प्रकाश मिलता है पत्ती और तनों को, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक में होती है। हरित लवक में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसे कोशिका की रसोई घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका का खाना बनता है। हरित लवक के अंदर पर्णहरिम मतलब कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कोशिका की रसोइया बोला जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोइया बोला जाता है क्योंकि ये खाना बनाता है। और जो कोशिका का रसोई घर बोला जाता है हरित लवक को। लेकिन जो पर्णहरिम जो क्लोरोफार्म होता है, जो क्लोरोफिल जो होता है, उसे कोशिका की रसोइया बोला जाता है, मतलब खाना बनाने वाला।
पर्णहरिम हो गया और रसोई हो गई हमारी हरित लवक। ठीक है, ओके। आपको आई होप समझ में आया होगा कि हैकेल ने लवक की खोज की, थोड़ा सा फंबल हो गया। हिम्पलर ने इसके लवक नाम दिया। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक, हरित लवक। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसे कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। इसमें एक पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कोशिका का रसोइया कहलाता है। समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन लोग। केंद्रक, आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक का अध्ययन कायरोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कायरोलॉजी कहलाता है। केंद्रक कोशिका के बीचों बीच में होता है। केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें डीएनए और आरएनए भी होता है। इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। यह जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो किस भाग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है और इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका को मैनेज करके रखता है। तो आपको केंद्रक दिखा देता हूँ। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, मतलब ये केंद्रक है। ये कोशिका का मस्तिष्क है, ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग है और कोशिका का मैनेजर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू।